हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां पे दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं 30 दिन में 30 टॉपिक को। और दोस्तों, आज है हमारा पहले टॉपिक का दिन, जिसमें हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक बिहार और आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट को। दोस्तों, हम लोग हर दिन एक बिहार स्पेशल के पर्सपेक्टिव से टॉपिक को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ और ख़त्म भी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि बार बार एक ही तरीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आप में क्लैरिटी नहीं आती है। तो चलिए, हम लोग जिस एस्पेक्ट में आगे बढ़ रहे हैं उसमें अगर आप लोग देखिएगा तो हमारे जो PYQ हैं वो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी हैं, उसमें पैलियोलिथिक, नियोलिथिक या फिर आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के एस्पेक्ट में भी हैं, और उसके बाद दोस्तों कल्चरल एस्पेक्ट में भी है, जिससे आपको BPSC की 71वीं एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही इससे मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना देर किए, और जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम पढ़ेंगे आज कुछ नया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि पूछता है कि बिहार में ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पैलियोलिथिक के रिमेन्स फाउंड किए गए हैं, या फिर पूरा पाषाण काल का जो अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों, पहला जो यहाँ पे आंसर हम लोग का है नालंदा कहता है ऑप्शन का। ठीक है, तो क्या नालंदा सही में प्रचलित है यहाँ पे, या फिर पैलियोलिथिक रिमेन्स मिले हैं? तो चलिए देखते हैं। तो नालंदा दोस्तों एक्चुअली फेमस है अपने एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ या फिर बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई पैलियोलिथिक रिमेन्स मिला नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि नालंदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूलिथिक और लेटर हिस्ट्री के साइट ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे पैलियोलिथिक साइट नहीं है दोस्तों। कहाँ पे? तो नालंदा में। उसके बाद से दोस्तों बात होता है रोहतास जिले का। तो रोहतास जिले का दोस्तों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे सोन रिवर वैली के किनारे है। ये फेमस एरिया है दोस्तों, किस लिए? तो प्रोमिनेंट ये पैलियोलिथिक साइट के एस्पेक्ट से देखा जाए तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हैंड एक्स मिले हैं, क्लेवर्स मिले हैं, फ्लेक्स जैसे स्टोन्स मिले हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके के अगर आपको ट्रेसेस मिलेंगे, एविडेंसेस मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा ये पैलियोलिथिक साइट है दोस्तों। और पटना क्यों नहीं है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो पटना दोस्तों ज़्यादातर मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर या फिर मिडेवल पीरियड के हेरिटेज के लिए जाना जाता है, क्योंकि पैलियोलिथिक टूल्स की यहाँ पे मेजर फाइंडिंग रिपोर्ट हुई ही नहीं है। मतलब समझ गए दोस्तों कि अगर तीनों में कॉमननेस देखा जाए तो नालंदा फेमस है यूनिवर्सिटी के लिए, पटना फेमस है अपने गुप्ताज या फिर मौर्य डायनेस्टी के लिए, रोहतास फेमस है दोस्तों आपको पता चल गया सोन रिवर के लिए। तो सोन रिवर के नीचे इसका डिपोजिशन है या फिर नियर बाई, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि पहले के टाइम पे भी या फिर अभी भी करंट सिचुएशन देखा जाए तो जो भी सिविलाइजेशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही बसती हैं। तो इस तरीके का हम लोग देखते हैं कि ट्रेसेस नियर बाई रिवर्स ज़्यादा मिली हैं। उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर की बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर का लिंक ज़्यादातर नॉर्थ बिहार के ये फ्लड प्लेन कल्चर और मिडेवल सेटलमेंट से है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ प्री हिस्टोरिक रिमेन्स का एविडेंस बहुत ही लिमिटेड है। मतलब कुछ खास यहाँ पे नहीं मिलता है प्री हिस्टोरिक के टाइमलाइन का। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि चिरान जो है किस चीज़ के लिए फेमस है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के एस्पेक्ट में देखा जाए तो। मतलब चिरान का जो स्थल है वो किस प्रकार से पुरातात्विक अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों, हड़प्पन सभ्यता के टाइमलाइन के बारे में बात कर रहा है। तो क्या अगर देखा जाए तो चिरान जो है हड़प्पन कल्चर का हिस्सा नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर देखा जाए दोस्तों तो मेनली कहाँ पे फैला हुआ है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में मिलता है। मतलब कि अगर आप लोग समझे तो लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बिहार का चिरांद जो है पोस्ट हड़प्पन नियोलिथिक फेज से जुड़ा हुआ है दोस्तों। पोस्ट नियोलिथिक मतलब कि बाद के दौर में देखा गया है दोस्तों। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये हम लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों देखा जाए तो नियोलिथिक के एस्पेक्ट से देखा जाए तो चिरान जो है दोस्तों वो बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में है। एक फेमस नियोलिथिक साइट है जहां पर 2500 BC से लेके 1345 AD तक के सेटलमेंट के ट्रेसेस मिले हैं। यहाँ पॉलिश्ड स्टोन मिले हैं, टूल्स मिले हैं, माइक्रोलिथ पॉटरीज या फिर एनिमल्स के जो हड्डियां होती है वो मिले हैं।
राइस ग्रेन मिले हैं दोस्तों, जो कि फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन के लिए एक अर्ली एविडेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद गुप्ता टेम्पल की एस्पेक्ट में बात की जाए दोस्तों, तो गुप्ता के पीरियड में जो मंदिरें हुआ करती थी, जैसे कि देवघर हो गया, या फिर बिहार के औरंगाबाद रीजन में कुछ अवशेष अलग ही साइट्स के मिलते हैं, जैसे चिरांद का जो अगर हम लोग देखें तो उससे कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है दोस्तों। आपको भी पता होगा कि गुप्ता डायनेस्टी मेनली देखा जाता है कि वो प्रोपेरेसली अगर देखा जाए तो वो मंदिरों के निर्माण के लिए, या फिर अपने कल्चर को एक्सपैंड करने के लिए, या फिर अपनी सभ्यता को बहुत उच्च वर्ग में ले जाने में वो बहुत ही खुद को मशहूर बनाए रखा था। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों को बात किया जा रहा है चिरांद के साइट को, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में कहाँ पे है, तो नियोलिथिक में दोस्तों, मतलब कि नवपाषाण संस्कृति में हम लोगों को इसका एविडेंसेस मिला है। और एविडेंसेस किस तरीके से मिला है तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कि पॉलिश्ड स्टोन है, माइक्रोलिथ्स है, पॉटरी, एनिमल बोन और राइस ग्रेन है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बीपीएससी प्रीलिम्स का 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि प्री हिस्टोरिक कल्चर ऑफ बिहार इज मेनली रिलेटेड टू विच रिवर वैली, मतलब कि अगर देखा जाए तो बिहार की प्रागैतिहासिक संस्कृति का संबंध मुख्य रूप से किस नदी की घाटी से है। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पे चार हम लोग नदियों का नाम देख रहे हैं दोस्तों, और उसको हम लोग समझते हैं कि आखिर किस वैली से बिहार के प्री हिस्टोरिक कल्चर्स का रिलेशन है। तो चलिए समझते हैं। तो ऑप्शन पहला है दोस्तों गंगा। गंगा आपको पता होगा दोस्तों कि बिहार की सबसे बड़ी नदी है, जो कि नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है बिहार को। और ख़ास बात है दोस्तों कि यहाँ पे नदी के किनारे हम लोग का बहुत ही अच्छा फर्टिलिटी है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे सभ्यताओं का जो पालना होता है वो शुरू से चला आ रहा है। सदियों से लोग नदी के किनारे यहाँ पे बसते आ रहे हैं। उसके बाद से इसके कारण हड़प्पन इन्फ्लुएंस तो हुए थे नियोलिथिक या चालकोलिथिक कल्चर्स पे, मगर उनका कोई ज़्यादा खास कंसंट्रेशन नहीं था दोस्तों। इसलिए नहीं था क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पन सभ्यता जहाँ पे रह रही थी, वहाँ पे इंदस नदी का भी वहाँ पे फ्लो था। तो ऐसा नहीं था कि वो नदियों के ही इंटेंट से खुद को सिविलाइज कर रही थी। उनके पास पंजाब का रीज़न था, उनके पास पाकिस्तान का कुछ रीज़न था दोस्तों। तो उनके पास भी पानी का कोई खास कमी नहीं था, तो वो लोग उस पोर्शन में रहा करती थी। उसके बाद देखा जाए दोस्तों, तो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट जैसे चिरांद हो गया, सेनवार हो गया, चेचर, कुतुबपुर, इसी गंगा के बेसिन में मिले हैं दोस्तों। तो ये जो लोकेशन है दोस्तों, ये असल में देखा जाए तो मेनली हम लोग का प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन का ये कुछ स्पॉट्स हैं। उसके बाद से कोसी के बारे में जानते हैं दोस्तों। कोसी रिवर आपको पता होगा कि नेपाल से निकलती है और बिहार में इंटर होती है, जिसे सौरो ऑफ बिहार के भी नाम से जाना जाता है। इसका प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड काम अगर देखा जाए तो कम है, लेकिन क्योंकि इसकी फ्लड प्लेन में बार बार कोर्स चेंज होता रहता है, जिससे पुराने सेटलमेंट डिस्ट्रॉय होते रहते हैं दोस्तों। सबसे खास बात है कि ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, और ये नेपाल से बिहार में आती है। तो इस तरीके की नदियां जो दोस्तों, होता क्या है ना कि जिसमें पानी कंसिस्टेंट रहता नहीं है, कंसिस्टेंस इन द सेंस ऑफ कि पानी का लिमिटेशन, कि किस तरीके से वो पानी का फ्लो है। कभी पानी अगर ज़्यादा होगा, कम होगा, तो होता क्या है ना कि पानी अगर ओवरफ्लो होगा दोस्तों, तो डायरेक्शन कहीं ना कहीं अपना चेंज करने का कोशिश करेगा। तो इसी के कारण अगर सदियों से देखा जाए दोस्तों, तो होता क्या है कि जो कोसी नदी है वो अपना डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा हमेशा कहीं ना कहीं चेंज करती रहती है। वास्तविक बात है दोस्तों, ऐसा ये नहीं है कि कोसी नदी ही, अगर देखा जाए तो गंगा नदी भी अपने डायरेक्शन को थोड़ा मोड़ा चेंज करती रहती है, ये लेकिन लंबे समय में हम लोगों को दिखता है। उसके बाद दोस्तों सोन नदी की बात की जाए तो सोन नदी आपको पता होगा कि बिहार के साउथ वेस्ट से निकलकर गंगा में मिलती है, ठीक है। उसके बाद इसके आसपास कुछ पैलियोलिथिक टूल्स मिले हैं, जैसे कि रोहतास हो गया, औरंगाबाद का एरिया हो गया, लेकिन प्री हिस्टोरिक में कंटिन्यूस सेटलमेंट उतना नहीं था, मतलब जितना कि गंगा वैली में मिला था। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर सोन नदी को देखा जाए तो सोन नदी फेमस है पैलियोलिथिक टूल्स के लिए। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन में इसका कंटिन्यूस सेटलमेंट नहीं मिलता है। मतलब कि पैलियोलिथिक में तो लोग थे, लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो वो प्री हिस्टोरिक के टाइमलाइन तक नहीं रहे हैं। लगातार यहाँ पे लोगों का जो रहन सहन है वो यहाँ पे नहीं दिखा है। उसके बाद दोस्तों गंडक नदी की अगर समझा जाए तो गंडक नदी जो है नेपाल से तो आती है और बिहार को नॉर्थ से नेपाल से जोड़ती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद से
अगर देखें तो बिहार के प्लेन से हर कोई गंगा में ही मिलती है। दोस्तों होता क्या है कि गंगा नदी जो है ना बिहार के सेंटर पे बहती है। ठीक है, मान के चलो कि मैं आपको एक मैप ड्रॉ करता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये मैप हो गया। ठीक है, इस तरीके से गंगा का फ्लो है दोस्तों। तो ये गंगा जो है नॉर्थ और साउथ में बिहार को बांट रही है, और इसके कारण क्या होता है ना कि हम लोग को दिखेगा कि इधर से नेपाल पड़ जाता है और इधर से हम लोग को देखेंगे कि रोहतास जिला का बॉर्डर पड़ता है, कुछ गया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग देखो ना तो गंगा जो है एक वैली का निर्माण कर रही है, जिसमें दोनों तरफ से नदियों का पानी आके गंगा में मिल रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि गंगा का फ्लो हमेशा अनकंडीशनल रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो डिपेंड करता है मानसून के एस्पेक्ट में। तो यहाँ पे बात है दोस्तों कि गंडक नदी जो है नेपाल से तो आती है और नॉर्थ बिहार के प्लेन से होकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ कुछ चाल्कोलिथिक साइट्स तो मिले हैं, मगर प्री हिस्टोरिक कल्चर का मेजर हब नहीं रहा है दोस्तों। मतलब कि हर जगह का अगर आप लोग देखो तो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन होता है, और टाइमलाइन कैसे था दोस्तों, तो हम लोग देखें तो गंगा का जो टाइमलाइन हमको दिखा है वो प्री हिस्टोरिक का दिखा है। कोसी का जो हम लोग को टाइम दिखा है वो हम लोगों को प्री हिस्टोरिक में उतना खास नहीं मिला है। लेकिन अगर हम लोग देखें उसके बाद सोन नदी का, तो सोन नदी में हम लोगों को पैलियोलिथिक का मिला है, और गंडक नदी में अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे चाल्कोलिथिक साइट पे हम लोगों को मिला है, लेकिन प्री हिस्टोरिक में नहीं मिला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए अब इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों कि विच प्री हिस्टोरिक साइट इज लोकेटेड नियर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में कौन सा हम लोग को प्री हिस्टोरिक साइट मिला है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन बोलता है चिरांद। क्या चिरांद सही होगा? तो चलिए समझते हैं क्या होगा। तो लोकेशन अगर चिरांद का देखा जाए दोस्तों तो ये सारण डिस्ट्रिक्ट का है और ये बिहार में है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए चिरांद का, तो नियोलिथिक साइट यहाँ पे मिले हैं और चारकोलिथिक साइट्स भी मिले हैं जो कि गंगा के किनारे हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखा जाए तो बराबर, ये लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों, तो ये लोकेशन है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि बिहार में है। और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मौर्य पीरियड के रॉक्स या फिर रॉकट केव, जो कि होते नहीं कि पहाड़ों को काट के, पत्थरों को काट के केव बनाया, उसके ट्रेसेस मिले हैं। या फिर अब लोग देखो तो अशोका और दशरथ के भी टाइम की ये बात है। ठीक है, तो बराबर भी यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को पूछ रहा है प्री हिस्टोरिक के बाद में। अगर हम लोग देखें तो मौर्यन जो पीरियड था दोस्तों वो प्री हिस्टोरिक नहीं था। उसके बाद मनेर की बात की जाए दोस्तों, तो मनेर जो है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, वो बिहार में। और इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मिडेवल सूफी सेंट्स या फिर मखदूम, यह ये मनेरी की दरगाह है यहाँ पे, जिसका आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं दोस्तों, राजगीर की बात करते हैं। तो राजगीर कहाँ पे है, तो नालंदा में है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है। और इम्पोर्टेंस इसका क्या है, तो एंशियंट में ये कैपिटल हुआ करता था मगध का। वो भी कब, तो जब अजात शत्रु का टाइमलाइन था। बुद्धिस्ट और जैन पिलग्रिम साइट है दोस्तों। प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट का एविडेंस भी मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे बौद्ध धर्म का एक सेटलमेंट ही बहुत बड़ा टाइमलाइन यहाँ पे स्पेंड किया है। तो उसके बाद से देखा जाए तो राजगीर जो है हमारे प्री हिस्टोरिक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग बहुत ही सूटेबल टर्म है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना तो बुद्धिज़्म के और जैन के जो पिलग्रिम्स मिले हैं, आपको पता ही होगा दोस्तों कि बुद्धिज़्म और जैन का जो एग्जिस्टेंस है ये बहुत ही प्राचीन है। इनफैक्ट माना जाता है कि बिहार ही इसका रूट है। तो आप खुद सोच सकते हो कि प्री हिस्टोरिक के टाइमलाइन में बिहार का ये जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है इसका एग्जिस्टेंस है। तो आंसर होगा दोस्तों डी, क्योंकि यहाँ पे राजगीर जो है वो भी एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही है। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछता है पांचवा कि टूल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक बिहार वर जनरली मेड फ्रॉम। मतलब दोस्तों कि प्री हिस्टोरिक बिहार की टाइमलाइन को अगर देखा जाए तो बिहार में कौन सा हथियार बना था या फिर उस टाइम पे कौन से उपकरण मतलब कि बने थे। तो ब्रॉन्ज होगा क्या दोस्तों, तो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ब्रॉन्ज की अगर बात की जाए तो ब्रॉन्ज 3000 BC में शुरू ही हुआ था, जो कि उस टाइम पे प्री हिस्टोरिक बिहार मतलब कि प्री हिस्टोरिक की बात की जाए तो बिहार में नहीं था। क्यों नहीं था, इसके लिए अगर आपको पता हो दोस्तों तो कॉपर और टीन को मिलाने के बाद हम लोगों को ब्रॉन्ज का एक दिखता है एलॉय। ठीक है, जो कि उस टाइम पे बिहार में डेवलप ही नहीं हुआ था। आयरन की बात की जाए दोस्तों तो आयरन एज में
के अराउंड अगर हम लोग देखें तो 1200 से लेके 600 तक में ये आया ही है। तो उस टाइम तो बिल्कुल नहीं था दोस्तों। उसके बाद स्टोन की बात की जाए दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए ना तो आयरन वाले में ये हमारे पास कोई उस टाइम पे टेक्निक ही नहीं थी। जो आयरन स्मेल्टिंग का जो टेक्निक होता है प्री हिस्टोरिक बिहार में, वो उस टाइम पे बिहार में मौजूद ही नहीं था, जिससे हम लोग आयरन के बारे में कुछ विकास या फिर आयरन का एग्जिस्टेंस की बात की जाए तो उस टाइम पे आयरन का कोई हम लोग के पास वेपन नहीं था। और दोस्तों स्टोन की बात की जाए तो स्टोन में क्या होगा कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, प्री हिस्टोरिक बिहार में हर स्टेज में टूल्स स्टोन के बने होते थे। दोस्तों क्या होता है कि हम लोग देखा जाए तो पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक या नियोलिथिक, या फिर अगर देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक बिहार में हर स्टेज में टूल्स स्टोन के तो बने होते थे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो क्या था कि हैंड एक्सेस, स्क्रैपर्स, ब्लेड, माइक्रोलिथ सब स्टोन बेस्ड होते थे। मतलब दोस्तों कि अगर आप लोग देखो तो हम लोगों को क्या दिखा कि ब्रॉन्ज हम लोगों के पास नहीं था प्री हिस्टोरिक में, क्योंकि ब्रॉन्ज में हम लोगों को एलॉय जो कॉपर और टिन का होता है वो हम लोग को पता नहीं था। आयरन की बात की जाए तो आयरन का यूज़ हम लोग करते नहीं थे, क्योंकि हम लोग इस टाइमलाइन के बाद ही हम लोग खुद को देखते थे, क्योंकि 1200 से लेके 600 बीसी के बाद ही हम लोग आयरन बिहार में मेनली देखे हैं डेवलप होते हुए। ठीक है। उसके बाद दोस्तों स्टोन की भी सेम बात की जाए तो स्टोन क्या था चलिए समझते हैं। तो इस टाइमलाइन को ही दोस्तों मेनली बोला जाता है स्टोन एज, क्योंकि पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया, नियोलिथिक, इसमें अगर देखा जाए तो बिहार ही में नहीं, ये इंडिया में जितने भी उस टाइम पे जो कम्युनिटीज़ रहा करते थे उस टाइम पे उन सभी का एक ही औजार का मुख्य प्रमाण था दोस्तों, वो है स्टोन, जिसमें हम लोग बिहार में भी ये चीज़ें देखते हैं, जिसमें उनमें वो लोग हैंड एक्स बनाते थे, स्क्रैपर, ब्लेड्स, माइक्रोलिप, मतलब दोस्तों कि मतलब अपने ज़रूरत के लिए जो उपकरण होते थे हथियार शिकार करने का, तो उस तरीके के औजार वो बनाते थे। कॉपर का बात की जाए दोस्तों तो कॉपर का यूज़ चाल्कोलिथिक पीरियड में हुआ है, जो कि मेटल एज का पार्ट है, मतलब प्री हिस्टोरिक का तो है नहीं। तो आप लोग ये आंसर तो यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार में कॉपर कल्चर प्री हिस्टोरिक के बाद डेवलप हुआ है, जैसे चिरांद में लेटर फेज में हुआ था दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 जो है, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक में हम लोग पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक बिहार के बारे में बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि विच साइट इन बिहार हैज यील्डिंग पैलियोलिथिक हैंड एक्स एंड क्लेवर्स, मतलब बिहार के किस स्थल में पूरा पाषाण काल का हैंड एक्स एवं और क्लेवर प्राप्त हुआ है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों। दोस्तों पहला ऑप्शन है पैसरा। पैसरा कहाँ पे है दोस्तों, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के, और ये एक प्रोमिनेंट जो है पैलियोलिथिक साइट है। यहाँ पर हैंडेक्स मिला है, क्लेवर्स मिला है और कोर टूल्स भी मिले हैं दोस्तों, जो कि हंटिंग और वुड चॉपिंग के काम करते थे। मतलब लोग यहाँ पे अपना एक बोल सकते हो कि गुजर बसर या फिर लोग रहने में इन सभी चीज़ों का यूज़ करते थे। तो दोस्तों आंसर होगा पैसरा। ठीक है, लेकिन बाकी क्यों नहीं होंगे चलो इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पे चिरांद की बात की जाए दोस्तों तो ये है सारण डिस्ट्रिक्ट में, और इसको हम लोग मेनली जानते हैं नियोलिथिक साइट के रूप में, जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस था। उसके बाद यहाँ पर पॉलिश्ड स्टोन मिले हैं, पॉटरी मिले हैं, और एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन का एविडेंस, मतलब कि यहाँ पे पशुपालन का भी मतलब लोग किया करते थे। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोगों को कोई भी क्रूडली देखा जाए तो पैलियोलिथिक का हैंड एक्स या फिर क्लेवर्स का प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद कुम्हरार की बात की जाए दोस्तों तो कुम्हरार आपको पता होगा कि ये एंशिएंट पाटलिपुत्रा का आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहाँ पे मॉडर्न पीरियड और वुडन पिलर का हॉल था। अर्बन रिमेन्स मिले हैं दोस्तों यहाँ पे, और पैलियोलिथिक का कोई टूल्स यहाँ पे नहीं था। सोनपुर की बात की जाए दोस्तों तो सोनपुर का एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जो कि मेडाइवल ट्रेड और कल्चर फेयर के लिए, जैसे हरिहर महादेव मेला यहाँ पे लगता था दोस्तों, तो वो इसके लिए फेमस है। यहाँ पर भी पैलियोलिथिक टूल्स यहाँ पे नहीं रिपोर्ट हुए हैं। मतलब दोस्तों एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो पैसरा जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे हम लोगों को पैलियोलिथिक साइट का एविडेंसेस मिला है। चिरांद नियोलिथिक, कुम्हरार जो बोल सकते हो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक अर्ली फेज, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सॉरी
एंशियंट हिस्ट्री का एक मिड कॉलम हम लोग देखेंगे, जहाँ पे मॉडर्न डायनेस्टी में जब देख रहे थे कि विकास हो रहा था, तब उस टाइम के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसके बाद सोनपुर के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कल्चरल ट्रेड या फिर मेनली बोल सकते हो फेयर के एस्पेक्ट से इसको जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द मेसोलिथिक कल्चर इन बिहार इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच टूल्स, मतलब बिहार के मध्य पाषाण संस्कृति के संबंध मुख्यतः किन उपकरणों से है। तो चलिए समझते हैं। तो पहला ऑप्शन दोस्तों माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्या है, तो चलिए समझते हैं। तो मेसोलिथिक कल्चर में मेन फीचर्स जो है दोस्तों माइक्रोलिथ का है। मतलब माइक्रोलिथ मतलब छोटे फाइंड जो वर्क स्टोन होते हैं ना, टूल्स, वो होते हैं दोस्तों। मतलब छोटे छोटे उपकरण जो कि 1 से 5 सेंटीमीटर के होते हैं, मेनली उसको बोलते हैं। ये टूल्स एरोड होते हैं, ब्लेड होते हैं, स्क्रैपर्स के रूप में होते हैं, हंटिंग, फिशिंग और वुड स्क्रैपिंग में यूज होते हैं। मतलब सीधा सा समझो दोस्तों, आपके लिए अगर ये समझ में आए तो आप इसको बस एक समझो कि चाकू है, लेकिन वो ब्लेड की, ये पत्थर का बना हुआ है। मतलब शार्प नुकीले होते हैं, तो वे ये मेनली हंटिंग के काम में, शिकार के काम में आते थे। उसके बाद से कॉपर टूल्स की बात की जाए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ये क्यों गलत है उसको समझते हैं। तो कॉपर टूल्स की बात की जाए तो ये चालकोलिथिक पीरियड को अगर हम लोग समझे तो 2000 से लेकर 700 बीसी तक से देखा, ये जो चालकोलिथिक पीरियड था ये था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका कोई जुड़ाव नहीं है। उसके बाद दोस्तों मिसोलिथिक में मेटल्स यूज नहीं होते थे, सिर्फ स्टोन यूज होता था। मतलब कि अगर देखा जाए तो सिर्फ स्टोन होगा, बोन होगा, वुड के टूल्स यूज होते थे। दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि जिस एज में हंटिंग की जा रही है, जिस एज में मतलब कि पत्थरों से औजार बनाए जा रहे हैं, उस टाइम पे अगर हम लोग देखें तो उनका हथियार क्या ही हो सकता है, वो पत्थर ही हो सकता है। अदरवाइज वो जो बड़े बड़े जानवरों का शिकार अगर करेंगे तो उनकी हड्डियों को जो कि शार्प होती हैं, उनको ही अपना हथियार बनाने का कोशिश करेंगे। मतलब कि इस टाइमलाइन में, मेसोलिथिक टाइमलाइन में, जिसको आपको पता ही है कि स्टोन एज की टाइमलाइन से जाना जाता है, इसमें हम लोगों को कॉपर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों आयरन टूल्स की बात की जाए तो आयरन टूल्स जो है आयरन एज में हम लोग मेनली देखेंगे तो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के टाइम, जैसे कि 1200 बीसी के बाद हम लोग को देखने में आते हैं। तो मेसोलिथिक जो टाइमलाइन है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि पत्थरों का ही है मेनली ये टाइमलाइन। तो क्या था कि मेसोलिथिक में आयरन का नॉलेज बिल्कुल नहीं था। उसके बाद टेराकोटा की बात की जाए दोस्तों, तो टेराकोटा फिगरिंग जो है वो मेनली नियोलिथिक और चारकोलिथिक के टाइमलाइन में हमको दिखा है, हड़प्पन कल्चर में मिलते हैं। तो मेसोलिथिक जो है दोस्तों, यहाँ पे ये कोई कॉमननेस इन में नहीं था, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों कि मेसोलिथिक उससे भी प्राचीन है। दोस्तों बात की जाए 8 नंबर क्वेश्चन की, और ये कहता है कि बिहार का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि मेसोलिथिक पेंटिंग के लिए फेमस है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे रोहतास है, लेकिन क्यों है चलिए उसको भी समझते हैं। तो दोस्तों रोहतास जिला जो है वो कैमूर हिल के नाम से भी इसको जाना जाता है, या फिर बिहार के साउथ पोर्शन में है ये दोस्तों। उसके बाद से इसमें हम लोग देखें तो मेसोलिथिक रॉक्स के पेंटिंग मिले हैं। पेंटिंग में एनिमल्स हैं, हंटिंग सीन्स हैं जो कि शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, या फिर ह्यूमन फिगर बनाए हुए हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग अगर देखेंगे तो मेसोलिथिक आर्ट का एक टिपिकल ये फीचर है। मतलब दोस्तों कि लोग उस चीज़ों को बनाते थे जो एक्चुअल लाइफ में वो जीते थे। ठीक है, जैसे शिकार करते हुए अपना फोटो बना रहे हैं, जानवरों का बना रहे हैं दोस्तों, तो वो एक्चुअल चीज़ें बनाया करते थे। उसके बाद पटना की बात की जाए दोस्तों, तो पटना के एरिया में मौर्यन, गुप्तन या फिर जो गुप्त डायनेस्टी थे, या फिर उसके बाद देखा जाए तो मिडिवल के रिमेन्स के लिए जाना जाता है। तो मेसोलिथिक पेंटिंग के लिए ये नहीं जाना जाता है। यहाँ आर्कोलॉजिकल फोकस जैसे देखा जाए तो कुम्भरार जैसी ही एरिया जो है, जैसे कि मौर्यन डायनेस्टी के लिए फेमस थी, तो उसका हम लोग एविडेंसेस यहाँ पे देखते हैं। मधुबनी दोस्तों आपको पता ही होगा कि फेमस है अपने मिथिला पेंटिंग के लिए, जो कि मॉडर्न ट्रेडिशन है, और मेसोलिथिक और प्री हिस्टोरिक का कोई रिकॉर्ड नहीं है। गया की बात की जाए दोस्तों, तो गया बुद्धिस्ट हेरिटेज है, जहाँ पे बोध गया, बराबर केव्स, या फिर इसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम लोग को एविडेंसेस नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि माइक्रोलिथ जो टूल्स होते हैं, जो शार्प टूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो धारदारी होते हैं, जो चाकू की तरह होते हैं लेकिन वो पत्थर के होते हैं, तो उस तरीके के जो बिहार में जो टूल्स थे वो किससे बने हुए होते थे।
तो चलिए समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर बात की जाए ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट में क्या है दोस्तों कि एक तरीके का ये हार्ड रॉक है, ठीक है। लेकिन मेसोलिथिक टूल्स के लिए इसकी जो शेपिंग होती थी वो बहुत मुश्किल होती थी। इसका यूज़ मेनली लार्ज स्टोन के स्ट्रक्चर या फिर नियोलिथिक ग्रैंड स्टोन में होता था, माइक्रोलिथ के लिए नहीं होता था। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका जो क्योंकि होता क्या था ना कि अगर समझा जाए तो ग्रेनाइट का यूज़ ये लोग करते थे, ऐसा नहीं था। लेकिन उस टाइम पे होता क्या था ना कि इन लोगों को इससे शार्पनेस या फिर स्ट्रेंथ नहीं मिलता था दोस्तों, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि ये बड़े बड़े जो पत्थर के जो उस टाइम पे स्ट्रक्चर तैयार किए जाते थे, उसी में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद से चर्ट्स और जस्पर क्या होते हैं तो ये समझते हैं। तो ये एक तरीके के फाइन ग्रेन्ड स्टोन है दोस्तों, एक तरीके का ये पत्थर है जिनको तोड़ने पर शार्प एज बनता है। दोस्तों आप खुद सोच के देखो कि आपको हंटिंग के लिए हथियार चाहिए, ठीक है, और हथियार चाहिए ऐसा कि जो आपको इजीली अवेल हो जाए, इजीली आपको मिल जाए। तो यही बात है ना दोस्तों कि इजीली जो मिल जाए, तो यहाँ पे चर्ट और जैस्पर जो थे दोस्तों, ये उस तरीके के पत्थर है जिसको ये लोग अगर गलती से ये पत्थर गिर के टूटते भी थे तो इस तरीके से टूटते थे जिससे धार बन जाता था, एक तरीके का शार्प एज तैयार कर देता था, जिसके कारण ये लोग यूज उसको ज्यादा करते थे और मजबूत भी बहुत होता था दोस्तों। तो उसके बाद क्योंकि इसमें देखा जाए तो मेसोलिथिक में एरो हेड ब्लेड स्कैपर बनाने के लिए परफेक्ट था एकदम। तो इसीलिए दोस्तों चर्ट्स एंड जैस्पर होगा। लोहे की बात किया जाए दोस्तों तो लोहे का यूज आयरन एज में हुआ है जो कि 1200 बीसी के बाद हुआ है। मेसोलिथिक पीरियड में मेटलर्जी का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है दोस्तों। उसके बाद ब्रॉन्ज की बात की जाए दोस्तों तो मैंने आपको बताया कि ब्रॉन्ज जो है एक कॉपर और टीन का एलॉय है जो कि ब्रॉन्ज एज का फीचर है। मेसोलिथिक में इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है, लोग स्टोन के ही टूल्स बनाते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मेसोलिथिक पीरियड जो बिहार में है वो रफली किस एज का प्रमाण देता है या फिर किस युग से संबंधित है। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे है दोस्तों कि 20,000 से लेके 10,000 बीसी तक। मतलब क्या है, चलिए ये अपर पैलियोलिथिक का टाइम फ्रेम है दोस्तों। उसके बाद जिसमें लार्ज ब्लेड्स बोन टूल्स डोमिनेट करते थे, और मेसोलिथिक अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था दोस्तों, मतलब कि ये होगा नहीं। उसके बाद बोलता है कि 10,000 से लेके 5,000 बीसी तक, मतलब मेसोलिथिक का अगर देखा जाए तो समय ग्लोबली लास्ट आइस एज के एंड होने के बाद है। मतलब बिहार में हंटिंग गैदरिंग या फिर अर्ली डोमेस्टिकेशन शुरू इसी फेज में हुआ था। मतलब कि दोस्तों अगर देखा जाए तो यही है हमारा आंसर जो कि मेसोलिथिक के टाइमलाइन को डिफाइन करता है। और इसके बाद देखा जाए तो 5,000 से लेके 2,000 तक में क्या टाइमलाइन था, तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक पीरियड है जब एग्रीकल्चर फुल्ली डेवलप हो चुका था। मेसोलिथिक से एक स्टेप आगे या फिर आगे का फेज है दोस्तों ये। उसके बाद 2000 से लेके 500 बीसी में हम लोग देखें तो आयरन और ब्रॉन्ज और आयरन एज का टाइम हुआ है जिसमें अर्बनाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। और मेसोलिथिक का सिर्फ अगर हम लोग देखें तो बहुत ही बाद का ये पीरियड है। मेसोलिथिक बहुत ही पुराना हो गया दोस्तों। आप खुद सोच के देखो ना कि ये कहाँ 10,000 से 5,000 बीसी और ये कहाँ 2000 से लेके 500 बीसी। मतलब इन दोनों में डिफरेंस ही हमको कम से कम 7 से 8,000 साल का दिख रहा है दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा टाइमलाइन गैप है दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक फेज के बारे में, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इसका, मतलब 11वां नंबर क्वेश्चन, कि चिरांद जो है इंपॉर्टेंट साइट जो है वो किस एज का है। तो चलिए हर टाइम फ्रेम को समझते हैं। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो नियोलिथिक साइट के बारे में अगर देखा जाए तो नियोलिथिक साइट में हम लोग देखेंगे कि चिरांद बिहार का एक प्रमुख या फिर प्रसिद्ध नियोलिथिक साइट है। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं और एग्रीकल्चरल एविडेंसेस भी मिले हैं, जो कि नियोलिथिक काल का एक खास लक्षण है। इसी के साथ दोस्तों पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती बाड़ी काम करते थे और सेटल लाइफ जीते थे। मतलब कि नियोलिथिक सही है दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद जो टाइमलाइन है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, चाल्कोलिथिक या फिर अगर आप लोग देखो तो कॉपर का जो एज है वो मेनली चिरांद के साइड से संबंधित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरली नियोलिथिक रिमेन्स ही मिलते हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे चाल्कोलिथिक का कोई हम लोग इसमें इंटरफेरेंस देखेंगे ही नहीं।
आयरन एज की बात की जाए दोस्तों, तो आयरन एज का जो रिमेन है वो चिरांद में तो मिला ही नहीं है, ये पीरियड जो है चिरांद के बाद का है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, तो मौर्यन जो है वो एक तरीके का कल के चिरांद से कोई इसका अंतर, डायरेक्ट कोई इसका मतलब इंटरफेरेंस या फिर आप बोल सकते हो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो यहाँ पे मिले नहीं है, और ये जो साइट है दोस्तों मेनली वो नियोलिथिक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होगा नहीं दोस्तों, तो मौर्यन यहाँ पे नहीं होगा। चिरांद की इंपॉर्टेंस मेनली दोस्तों नियोलिथिक पीरियड के लिए है, इसीलिए दोस्तों हम लोग का जो आंसर है वो है ए नंबर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे पॉटरी, जो कि कॉमन था न्यूलिथिक साइट में। तो इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्लैक एंड रेड वेयर। ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो नियोलिथिक बिहार में सबसे कॉमन जो पॉटरी थी वो ब्लैक और रेड वेयर की थी। ठीक है, जिसमें मिट्टी को ब्लैक और रेड दोनों को रंगों को से मिला के बनाया जाता था। ये पॉटरी जो है दोस्तों जमीन से निकले हुए नियोलिथिक साइट पर मिली है हम लोगों को, और ये पोट्री जो है फार्मिंग और सेटल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। मतलब दोस्तों कि ब्लैक एंड रेड वेयर ही हमको मिलता है, क्योंकि ये लाल और काली मिट्टी को मिलाने के बाद पॉटरी का निर्माण हुआ है, और ये वहीं पे मिला है जहाँ पे लोग अपनी खेती बाड़ी या सेटल लाइफ जीते थे, वहीं पे हम लोग को मिला है। उसके बाद पेंटेड ग्रे जो है दोस्तों उसको हम लोग समझते हैं। तो पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो मेनली आयरन एज में हम लोग देखते हैं, जो कि 1200 बीसी के बाद का टाइमलाइन है, जो कि महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है, न्यूलिथिक पीरियड में नहीं मानी जाती है दोस्तों। और क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्दर्न जो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है ये क्या है, तो इसमें हम लोग देखते हैं तो गुप्ता और मौर्यन काल का एक फेमस पॉटरी है, जो कि नियोलिथिक बिहार से बहुत बाद में आया है। मतलब ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये बाद में आया हुआ टाइमलाइन है। उसके बाद से बर्निश रेड वेयर क्या होता है, तो बर्निश रेड वेयर भी अलग अलग पीरियड में पाई हुई जाती है, लेकिन नियोलिथिक बिहार में ब्लैक एंड रेड वेयर ही ज़्यादा कॉमन है। इसीलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन है ए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ब्लैक और रेड जो था वहाँ पे लाइफस्टाइल था, लोग वहीं पे रहते थे, जमीनी जुड़ाव था, और इसके बावजूद दोस्तों लोग यहाँ पे पॉटरी या फिर बहुत तरीके की चीज़ें इससे बनाया करते थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नियोलिथिक पीपल्स ऑफ बिहार मेनली डोमेस्टिकेटेड विच एनिमल्स। मतलब नियोलिथिक टाइमलाइन में अगर देखा जाए तो लोग किस जानवर को सबसे ज़्यादा पालते थे, तो देखा जाए तो पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों कि हॉर्स और कैमल। ये जानवर दोस्तों बिहार का नियोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेटेड नहीं थे। हॉर्स और कैमल ज़्यादातर डिजर्ट या प्लेन एरिया से जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार के लिए ये टिपिकल नहीं है दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों कैटल, शीप और गोट की बात किया जाए तो नियोलिथिक बिहार में लोग मेनली इन जानवरों को डोमेस्टिकेट करते थे। ये पालन और खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम में मदद करते थे लोगों के, और ये एनिमल्स उनकी डेली जिंदगी का एक हिस्सा बने हुए थे, जैसे उनसे मतलब हर तरीके का जुड़ाव था दोस्तों। उसके बाद एलिफेंट और डॉग्स की बात की जाए तो एलिफेंट डोमेस्टिकेशन उस टाइम पे था ही नहीं दोस्तों, लेकिन डॉग का अर्ली डोमेस्टिकेशन हम लोगों को दिखा है। लेकिन नियोलिथिक बिहार में मेनली कैटल, शिप, गोट ही इंपॉर्टेंट थे। बफेलो और पिग की बात की जाए दोस्तों, तो बफेलो और पिग का डोमेस्टिकेशन नियोलिथिक बिहार में लिमिटेड और रेयर था, ये प्रमुख जानवर उस टाइम पे थे ही नहीं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नियोलिथिक बिहार में एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन विच क्रॉप। अगर देखा जाए तो नियोलिथिक टाइमलाइन में हम लोग किस प्रमुख फसलों को हम लोग देखते हैं, तो राइस और वीट की बात की जाए दोस्तों तो नियोलिथिक टाइमलाइन में एग्रीकल्चर में मेनली राइस और वीट ही बेस्ड थी, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट जो है दोस्तों चिरांड, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि राइस और वीट के ही बीज और उनसे जुड़े हुए सबूत हम लोग को मिलते हैं चिरांद में। तो होता क्या है कि उन दोनों के जो क्रॉप्स उस समय में सेटल, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि ये दोनों जो क्रॉप्स है उस टाइम पे अगर देखा जाए ना तो सेटल फार्मिंग कम्युनिटीज का ही क्रॉप थे, क्योंकि जो लोग यहाँ पे अपनी बस्तियां बसाई हुई थी वही लोग यहाँ पे इस तरीके की फार्मिंग करते थे। वो मेनली माइग्रेट करते थे, ऐसा नहीं है माइग्रेट नहीं करते थे, मगर उस टाइम पे ये सेटल थे।
उसके बाद से उस ऑप्शन नंबर बी क्या है, चलिए उसको समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है कॉटन और बार्ले। मतलब कॉटन और बार्ले का जो कल्टीवेशन है वो नियोलिथिक बिहार में इतना कॉमन तो था ही नहीं, ये ज़्यादातर लेटर पीरियड में प्रसिद्ध हुआ है। उसके बाद मेज और शुगर केन की बात की जाए तो मेज और शुगर केन इंडिया के बाद के युग में पॉपुलर हुए हैं। नियोलिथिक पीरियड में ये क्रॉप बिहार में नहीं उगाए जाते थे। उसके बाद लेंटिल्स और पीस की, मतलब कि मसूर और मटर की बात की जाए दोस्तों, तो लेंटिल्स और पीस जो है उस टाइम पे मतलब थे ही नहीं, और जो जरूरी खेती की जाती थी, लेकिन स्टेपल्स क्रॉप नहीं थे उस टाइम पे। मतलब मेन इनका जो खेती करने का उद्देश्य था वो ये नहीं था, दाल में इस तरीके का नहीं था दोस्तों। उस टाइम पे मेनली धान और गेहूं की खेती उन लोगों के लिए प्राइम एस्पेक्ट था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि चाल्कोलिथिक कल्चर इन बिहार इज प्रेजेंट द विच ऑफ द यूज ऑफ विच मेटल। मतलब कि बिहार में ताम्रपाषाण संस्कृति में किस धातु का उपयोग का प्रतिनिधित्व होता है। तो चलिए समझते हैं। तो आयरन की बात की जाए दोस्तों, तो आयरन का यूज आयरन एज में शुरू हुआ था, जो कि चाल्कोलिथिक के बाद का युग है। तो चाल्कोलिथिक में आयरन यूज नहीं होता था। ब्रॉन्ज की बात की जाए दोस्तों, तो ब्रॉन्ज का जो टाइमलाइन था वो ब्रॉन्ज एज में होता है। लेकिन बिहार की बात की जाए दोस्तों, तो बिहार के चाल्कोलिथिक कल्चर में ब्रॉन्ज का प्रमुख रूप उपयोग यहाँ पे नहीं था। और कॉपर की बात की जाए दोस्तों, तो कॉपर का क्या था यहाँ पे, तो चाल्कोलिथिक का मतलब ही होता है दोस्तों कॉपर स्टोन एज, मतलब जहाँ के लोग कॉपर का उपयोग करते थे। तो बिहार में चाल्कोलिथिक कल्चर मेन कॉपर का औजार और आइटम पाए गए हैं, मिले हैं, जो कि इस पीरियड में मुख्य लक्षण दिखते हैं। उसके बाद गोल्ड की बात की जाए दोस्तों, तो गोल्ड का उपयोग बहुत ही लिमिटेड था, और चाल्कोलिथिक कल्चर का प्रतिनिधित्व यहाँ पे किया ही नहीं जाता है दोस्तों। तो मेनली यहाँ पे कॉपर होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइमलाइन भी तो एक बहुत बड़ा आंसर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या होता है, कॉपर स्टोन एज यहीं पे हम लोग को देखते हैं मेनली। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 से 22 तक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इन बिहार, और चलिए समझते हैं इसको। तो दोस्तों क्या होता है कि 16 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि एक्सकेवेशन ऑफ चिरान रिवील विच एविडेंसेस ऑफ। मतलब कि चिरान में जो खुदाई हुई तो उससे क्या हम लोगों को प्रमाण मिला। तो पहला देखते हैं दोस्तों, क्या अर्बन सेटलमेंट के बारे में पता चला। तो कहता है कि चिरान की जो एक्सकेवेशन में जो अर्बन सेटलमेंट का एविडेंस नहीं मिला है, क्योंकि ये साइट प्राइमरली हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक विलेज था। यहाँ पे मतलब कि विलेज टाइप का सेटलमेंट था। तो इसी के कारण दोस्तों यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन विलेज टाइप सेटलमेंट था। नियोलिथिक की बात की जाए दोस्तों, तो चिरांद की खुदाई से नियोलिथिक कल्चर को साफ साफ सबूत मिले हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, पत्थर के औजार और फार्मिंग का प्रमाण, जिससे एक तरीके का रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर दिखता है। और ये साइट जो है दोस्तों नियोलिथिक कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। मतलब कि दोस्तों ये होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये हम लोग को एक अर्बन लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जिसमें बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज थे का एविडेंस जो है चिरांद से मिलता ही नहीं है। ये अलग जगह है, नालंदा और बोध गया से संबंधित है। और यहाँ पे मॉडर्न डायनेस्टी की बात की जाए या मॉडर्न पैलेसेस की बात की जाए दोस्तों, तो मॉडर्न काल का जो पैलेस भी जो है चिरांद में नहीं है, और कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ यहाँ पे नहीं मिला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच साइट इन बिहार इज नोन एज द कंटिन्यूअस हैबिटेशन फ्रॉम नियोलिथिक टू आयरन एज। मतलब दोस्तों बिहार के किस साइट में हम लोग देखते हैं कि लगातार लोग नियोलिथिक से लेके आयरन एज तक रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सोनपुर का टाइमलाइन की बात की जाए दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस हैबिटेशन और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नियोलिथिक से लेके आयरन एज तक यहाँ पे नहीं मिले हैं। चिरांद की बात की जाए दोस्तों, तो चिरांद में क्या है कि बिहार का एक प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है, जहां पे नियोलिथिक से लेके आयरन एज तक कंटिन्यूअस हैबिटेशन का प्रूफ मिला है। ये साइट नियोलिथिक फार्मिंग कम्युनिटी से लेकर लेटर एज जो कि सेटलमेंट था वहां तक हम लोग को दिखा है। अभी लास्ट हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन जो डील कर रहे हैं दोस्तों, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि चिरांद से ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं बाराबार के बारे में। ये क्या है कि बाराबार जो केव है दोस्तों, यहाँ पे मौर्य जो पीरियड था उसके लिए मेनली फेमस है, प्री हिस्टोरिक कंटिन्यूस हैबिटेशन के लिए फेमस है ही नहीं। मनेर की बात की जाए तो मनेर का आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा था कि कंटिन्यूस मतलब हम लोग को हैबिटेशन यहाँ पे दिखा ही नहीं है। था आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस था लेकिन कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं था, मतलब आयरन एज तक आ जाए इस तरीके का नहीं था। उसके बाद से विच डिस्ट्रिक्ट इन पैसरा इज लोकेटेड इन, ये जो पैसरा डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे किस जिले में स्थित है। तो नालंदा की बात की जाए तो नालंदा जो साइट है दोस्तों, नालंदा में हम लोग देखते हैं मेनली कि पैसरा स्थित है। ये एक प्रसिद्ध चालकोलिथिक साइट है जहाँ पे ताम्र औजार और पॉटरी मिले हैं दोस्तों। गया की बात की जाए तो गया डिस्ट्रिक्ट में पैसरा साइट नहीं है, लेकिन गया का आर्कोलॉजिकल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए दोस्तों। रोहतास की बात की जाए तो रोहतास में हम लोग मेसोलिथिक साइट देखे हैं, जैसे कि कैमूर हिल्स हो गया दोस्तों, या फिर यहाँ पे पैसरा हम लोग को नहीं दिखता है। पटना में बात किया जाए दोस्तों तो पटना में भी पैसरा नहीं है, क्योंकि पटना का आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही अलग है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि विच रिवर बैंक इन चिरान लोकेटेड ऑन, मतलब कि चिरान जहाँ पे है उसके नज़दीक में कौन सी नदी है या फिर वो किस नदी के किनारे है। तो चलिए उसको समझते हैं। तो कोसी नदी के किनारे दोस्तों, आपको पता होगा कि ये फेमस है, लेकिन यहाँ पे चिरान जो है वो इस नदी कोसी नदी के किनारे नहीं है। गंगा की बात की जाए दोस्तों तो गंगा बहुत ही बड़ी रिवर है, लेकिन चिरान इसके किनारे पर भी नहीं है। यह घाघरा नदी की बात की जाए दोस्तों तो घाघरा नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि घाघरा नदी जो है फूड प्लेन पर है और जहाँ पे प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट भी हम लोगों को मिला है दोस्तों। गंडक की बात की जाए तो गंडक रिवर भी बिहार में है, लेकिन चिरांद उसके किनारे भी नहीं है। तो आप याद रखना दोस्तों कि चिरांद जो है वो घाघरा नदी के किनारे है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो कहता है कि विच एक्सकेवेशन साइट इन बिहार इज एसोसिएटेड विथ मेसोलिथिक कल्चर, मतलब बिहार के कौन सा उत्खनन स्थल मध्यपाषाण काल मध्यपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो चलिए समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है दोस्तों कि चिरान मेनली जो है नियोलिथिक और आयरन एज कल्चर का साइट है। ठीक है, तो मेसोलिथिक कल्चर का डायरेक्ट संबंध यहाँ पे नहीं मिला है। उसके बाद पैसरा की बात की जाए दोस्तों तो पैसरा जो है बिहार में मेसोलिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रसिद्ध आर्कोलॉजिकल साइट है। यहाँ पर हम लोग को पत्थर औजार और मेसोलिथिक हंटिंग जो है वो मिले हैं पत्थरों के, जो कि उस टाइम पे ये बताता है कि वहाँ पे कम्युनिटी रहा करती थी, इस तरीके का सबूत है। तो पैसरा यहाँ पे एक अच्छा आंसर है दोस्तों, क्योंकि ये मेसोलिथिक का भी तो टाइमलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कुम्हरार की बात की जाए दोस्तों तो कुम्हरार नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे मेसोलिथिक टाइमलाइन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। नालंदा की बात की जाए दोस्तों तो नालंदा का भी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखो तो प्री हिस्टोरिक या फिर मेसोलिथिक कल्चर से कोई कनेक्शन इसमें हम लोगों को नहीं जुड़ता हुआ दिख रहा है। वो एक बस लर्निंग सेंटर था दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है दोस्तों कि व्हाट इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ चिरान फाइंडिंग्स, मतलब कि अगर समझा जाए तो चिरान फाइंडिंग्स के खोजों का क्या मुख्य महत्व है। तो उसमें पहला ऑप्शन है बुद्धिस्ट आर्ट, मतलब कि चिरान साइट से जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मेनली जो प्री हिस्टोरिक न्यूलिथिक पीरियड का है दोस्तों, मतलब कि चिरान साइट से जो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिले हैं ऐतिहासिक, उसमें हम लोग प्री हिस्टोरिक न्यूलिथिक पीरियड का देखते हैं। इस जगह पर हम लोग बुद्धिस्ट के आर्ट या फिर इसके जो मोटिव्स होते थे इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है दोस्तों, क्योंकि बुद्धिस्ट आर्ट जो है बिहार के एक दूसरे साइड जैसे नालंदा बोध गया से जुड़ा हुआ है, मगर यहाँ पे चिरांद का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मॉडर्न यहाँ पे फिर नियोलिथिक पॉटरी की बात की जाए तो चिरांद की खुदाई से जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एविडेंस मिला है वो नियोलिथिक पॉटरी है दोस्तों। यहाँ की मिट्टी की जो मूर्तियाँ थी या फिर मिट्टी के जो बर्तन थे या फिर पत्थर के जो औजार थे और जो एग्रीकल्चरल टूल्स मिलते थे जो कि नियोलिथिक समाज और संस्कृति को दर्शाते थे। उसके बाद दोस्तों ये बताता है कि नियोलिथिक में हम लोग को ये जो फाइंडिंग है ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो लाइफस्टाइल है उसको समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उसके बाद मॉडर्न पिलर की बात की जाए दोस्तों तो ये एक फेमस है जो कि अशोका के टाइमलाइन का अशोक स्तंभ हो गया, लेकिन इससे कोई इसका चिरांद का कोई यहाँ पे रिलेशन नहीं है। तो ये अलग जगह है, जैसे पाटलिपुत्रा पटना में है।
उसके बाद दोस्तों मुगल कॉइन्स की बात की जाए तो मुगल्स जो थे वो कल के सिक्के भी चिरांद के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में नहीं मिले हैं दोस्तों। मुगल काल का इससे कोई यहाँ पे हम लोगों को लिंक्ड रिलेशन नहीं दिखता है, क्योंकि देखा जाए तो चिरांद मेनली जो है प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि उससे हजारों साल पुराना है। तो मतलब दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर होगा वो होगा नियोलिथिक पॉटरी, जहाँ पे हम लोग को चिरांद के फाइंडिंग्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों कि विच प्री हिस्टोरिक साइट इज फाउंड इन सोन रिवर वैली ऑफ बिहार। दोस्तों बिहार में सोन नदी के किनारे कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल पाया गया है? तो चलिए समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों पैसरा। पैसरा साइट कहाँ पे है दोस्तों? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है, जो घाघरा रिवर के पास स्थित है। सोन रिवर का वैली यहाँ पे नहीं है, मतलब ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों पहले आपको यहाँ पे सिंपली समझना पड़ेगा कि सोन रिवर वैली से कनेक्टेड जो एरिया है मेनली आप उसको पहले टारगेट करो। तो चलो मांझार को समझते हैं। तो मांझार साइट है दोस्तों सोन रिवर वैली पे, जो कि एक प्रसिद्ध प्री हिस्टोरिक साइट है जहाँ पर मेसोलिथिक और चालकोलिथिक साइट के औजार मिले हैं। इस साइट की इम्पोर्टेंस बिहार के प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। मतलब कि अगर देखा जाए तो मेसोलिथिक और चालकोलिथिक में हजारों यहाँ पे हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं, जो कि एक प्रमाण देता है कि उस टाइम पे कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहा करती थी। एक तरीके का उस टाइम पे बहुत ही बड़ा एविडेंस हब बना हुआ था दोस्तों ये। और चिरांद की बात की जाए दोस्तों तो चिरांद का जो साइट है वो घाघरा नदी के किनारे है, जो कि यहाँ पे सोन नदी के किनारे तो है नहीं। नालंदा की बात की जाए दोस्तों तो नालंदा क्या है? एक बुद्धिस्ट सेंटर है, या फिर देखा जाए तो ये एक लर्निंग सेंटर था दोस्तों, जो कि प्री हिस्टोरिक साइट्स में नहीं है। और खास बात दोस्तों सोन नदी की वैली के आसपास भी नहीं है ये। दोस्तों उसके बाद से कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 30 तक में। चलिए समझते हैं। तो प्री हिस्टोरिक रॉक्स जो थे दोस्तों, जो कि बिहार में मेनली दिखते हैं, तो उसमें पूछता है कि क्या हम लोगों को दिखे हैं। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए प्री हिस्टोरिक का मतलब कि एक ऐसे टाइमलाइन का जहाँ पे लोग मतलब हथियारों से वाकिफ नहीं थे, लोग मतलब कि बहुत सारी बेसिक बेसिक जो नॉलेजेस थे उससे वाकिफ नहीं थे। तो उस टाइम पे हम लोग उनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आप खुद समझ के देखो दोस्तों। तो उस टाइम में लोगों का जो मेन सोर्स था वो रहना खाना और हंटिंग करना ही था। तो हंटिंग सीन का वो लोग शिकार ज़्यादा मतलब कि डिपिक्ट करते थे, बनाते थे। बिहार के जो प्री हिस्टोरिक रॉक्स थे दोस्तों मेनली हंटिंग सीन्स को ज़्यादा दिखाया करते थे। ये जो पेंटिंग उस समय के लोगों के जीवन शैली को, या फिर उनके शिकार को, या फिर शिकार करने के तरीके, या फिर प्राणियों के प्रति उनकी दृष्टि को दर्शाते थे। ये सबूत जो है दोस्तों मेसोलिथिक कल्चर का एक खास लक्षण है। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को रॉक पेंटिंग में रियर या फिर नहीं दिखाया गया है, या फिर क्योंकि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट मेसोलिथिक के बाद हुआ है। दोस्तों अब खुद सोच के देखो कि जो ये टाइमलाइन है प्री हिस्टोरिक, ये बहुत ही प्राचीन है। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो ना कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में इन लोगों ने नहीं दिखाया है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है हम लोग मेसोलिथिक के बाद ही हम लोग देखे हैं मेनली। ठीक है। उसके बाद रिलीजियस रिचुअल्स की बात की जाए दोस्तों, तो रिलीजियस रिचुअल्स जो है वो मतलब डिपिक्ट करने वाला ये एज था ही नहीं दोस्तों। मेनली देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक जो रॉक आर्ट थे उसमें बहुत ही मतलब कम या फिर नहीं के बराबर मिलती है। उसका रीज़न है दोस्तों क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों का रिलीजियस फेथ उस टाइम पे था, मगर अगर ट्रेसेस की माने तो ट्रेसेस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा डिपिक्ट नहीं किया गया है जिससे हम लोग उसको समझ पाएँ। फेस्टिवल्स की बात की जाए दोस्तों, तो फेस्टिवल्स का जो प्राचीन रॉक पेंटिंग में कुछ खास मतलब प्रत्याश रूप से वर्णन नहीं मिला है। उस टाइम पे मतलब दोस्तों ऐसा तो नहीं था ना कि फ्लरिश्ड कल्चर था कि वो लोग पेंटिंग के माध्यम से अपनी कल्चर को, सभ्यताओं को समझा दें। या फिर दोस्तों ये एक टाइमलाइन ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट पीरियड टाइमलाइन है। इनफैक्ट अगर मान के चलो कि डिपिक्ट भी किए होंगे तो ये टाइमलाइन जो है, जो कि बहुत चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मतलब हम लोगों को इस तरीके का कुछ मिला नहीं है दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विच टूल टाइप मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, मतलब बिहार में पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण में जो संक्रमण का संकेत कौन सा उपकरण प्रकार देता है। तो चलिए समझते हैं। तो हैंड एक्स की बात की जाए दोस्तों, तो हैंड एक्स जो है हम लोग को पैलियोलिथिक टूल्स का प्रमुख हिस्सा देखा गया है, लेकिन ट्रांजिशन का मतलब कि इंडिकेशन नहीं है। मतलब दोस्तों ट्रांजिशन मतलब कि पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक तक का टाइम लाइन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कौन सा हथियार पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक में लगातार हम लोग को दिखा है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो हैंड एक्स का हम लोगों को लगातार ट्रांजिशन नहीं दिखता है। माइक्रोलिथ की बात की जाए दोस्तों, तो माइक्रोलिथ मैंने आपको बताया था कि एक छोटे और एक बारीक स्टोन के टूल्स होते थे जो कि हंटिंग में काम आते थे, जो कि हम लोगों को मेसोलिथिक में भी इसका बहुत बड़ा पहचान दिखा है। ये छोटे औजार मेनली हंटिंग और डेली एक्टिविटीज के लिए बनाए जाते थे, और इससे आपको दिखेगा कि पैलियोलिथिक से लेके मेसोलिथिक ट्रांजिशन दिखता है। चॉपर की बात की जाए दोस्तों, तो चॉपर भी पैलियोलिथिक टूल्स में आता है, लेकिन ट्रांजिशन का मुख्य प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं रहता है। ब्लेड की बात की जाए तो ब्लेड टूल्स जो थे थोड़े बड़े थे लेकिन स्पेशल होते थे, लेकिन मेसोलिथिक ट्रांजिशन के लिए ये माइक्रोलिथ को ज़्यादा माना जाता था, तो हम लोग को ब्लेड भी नहीं दिखा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, चलो समझते हैं। तो प्री हिस्टोरिक एज में बिहार जब ये खत्म होता है बिहार में, तो किस मेटल का यहाँ पे हम लोग को शुरुआत दिखता है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि ये कॉपर और टीन से मिल के बनता है, तो मतलब पहले हमको कॉपर मिलेगा तब तो टीन की बात की जाए। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही क्लियर हो गया दोस्तों कि ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ब्रॉन्ज एज था इंडिया के कुछ ही रीजन में था, लेकिन बिहार में प्री हिस्टोरिक अगर एज की बात की जाए तो कॉपर के उपयोग के एंड से ना होगा दोस्तों। जैसे इसका एंड होगा तभी तो हमको दिखेगा ना, पहले कॉपर तो आए फिर तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ब्रॉन्ज के भी हम लोग को एविडेंसेस हैं। उसके बाद दोस्तों देखा जाए कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का इस्तेमाल शुरू होने से प्री हिस्टोरिक युग का अंत हुआ। मतलब दोस्तों कि कॉपर का इस्तेमाल जैसे ही शुरू होता है प्री हिस्टोरिक एज का यहाँ पे युग खत्म होता है, जो स्टोन एज है उसका युग खत्म होता है। और चाल्कोलिथिक मतलब कि कॉपर स्टोन एज जो पीरियड है दोस्तों यहीं से शुरू होता है। बिहार में अगर देखा जाए तो ये ट्रांजिशन कॉपर के इस्तेमाल से हुआ है, जो कि प्री हिस्टोरिक एज को समाप्त करता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आंसर होगा कॉपर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्री हिस्टोरिक एज को ख़त्म होते के साथ हम लोग कॉपर का यूज़ करना चालू कर देते हैं, या फिर वहीं से शुरुआत होता है। लोहे की बात की जाए दोस्तों तो इंडिया जो है एक मतलब कि कॉपर एज के बाद आता है। आयरन जो है एक कॉपर एज के बाद आता है। प्री हिस्टोरिक एज जैसे कि कॉपर के शुरू होने से जो प्री हिस्टोरिक एज था दोस्तों वो कॉपर के शुरू होने पर खत्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आयरन नहीं है। तो आपको खुद समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे कॉपर क्यों है। उसके बाद सिल्वर की बात की जाए दोस्तों तो सिल्वर का जो प्री हिस्टोरिक एज का जो अंत होता है इससे कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों। मतलब कि यहाँ पे क्लियरली हमको दिखता है कि प्री हिस्टोरिक का ट्रांजिशन जो था वो चेंज होता है, या फिर वो जैसे ही खत्म होता है तो हम लोग को दिखता है कि वो एक कॉपर ही जो एक मेटल है जिसको लोग उस टाइम पे यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियोलिथिक सेटलमेंट इन बिहार। बिहार के जो नियोलिथिक जो सेटलमेंट्स थे उसमें हम लोग को क्या दिखता है, इसमें से कौन से हैं। तो चलिए समझते हैं। तो चिरांद की बात की जाए दोस्तों तो चिरांद जो है एक प्रसिद्ध नियोलिथिक साइट है जहाँ पे फार्मिंग पॉटरी औजार के सबूत मिले हैं। लेकिन नालंदा की बात की जाए तो एक तरीके का बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था जिसमें नियोलिथिक पीरियड का कोई संबंधित ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को इसका आंसर चिरांद ही दिखा है। और राजगीर की बात की जाए तो राजगीर का जो है दोस्तों हिस्टोरिकल और मेडाइवल पीरियड के लिए मेनली प्रसिद्ध है, नियोलिथिक के लिए नहीं है। बोधगया की बात की जाए तो बोधगया जो है दोस्तों बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए फेमस है। प्री हिस्टोरिक नियोलिथिक सेटलमेंट यहाँ पे नहीं था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विच प्री हिस्टोरिक साइट हैज एविडेंसेस इन डोमेस्टिकेशन राइट्स इन बिहार। दोस्तों कौन सा ऐसा प्री हिस्टोरिक साइट है जो कि डोमेस्टिकेशन या फिर अगर हम लोग देखें तो धान की खेती के लिए जाना जाता था मेनली। तो चिरांद का जो आंसर है दोस्तों वो क्या है चलिए समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो
चिरांद प्री हिस्टोरिक साइट है जहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस मिला है दोस्तों। जहाँ मैंने कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चंस थे उसमें भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग को राइस का प्रमाण मिला है। ये बिहार का एक प्रोमिनेंट नियोलिथिक साइट है जहाँ पे खेती बाड़ी और देखा जाए तो पलटू क्रॉप्स का भी सबूत मिला है। मतलब कि सीजन वाइज जो होते हैं कि चेंज करना, वो सीजनल टाइप के क्रॉपिंग्स, तो उस तरीके का हम लोग को दिखा है। मांझर की बात की जाए दोस्तों तो मांझर आपको पता था कि ये हम लोग को सोन वैली पे है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों क्योंकि ये मेनली मीजोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। लेकिन डोमेस्टिकेशन जो राइस का है यहाँ पे कुछ नहीं मिला है इसका, तो फिर हम लोग देखेंगे चिरांद ही इसका सही आंसर है। पैसरा की बात की जाए दोस्तों तो पैसरा जो है एक मतलब कि ऐसा साइट है मेनली जो कि मीजोलिथिक और चाल्कोलिथिक कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे राइस का डोमेस्टिकेशन के लिए हम लोग कोई इसका एविडेंसेस नहीं देखते हैं। सोनपुर की बात की जाए दोस्तों तो सोनपुर जो फेमस है वो उसका जो आर्कियोलॉजिकल जो रिकॉर्ड मिला है वो डोमेस्टिकेशन का प्रमाण बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि वे मेनली ट्रेड फेयर्स के लिए या फिर आप लोग देखोगे तो मेनली जो वहाँ पे कल्चरल जो फेयर्स होते हैं उसके लिए वो ज़्यादा फेमस है। दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्री हिस्टोरिक पीपल्स ऑफ बिहार यूज्ड विच मेथड फॉर मेकिंग टूल्स या फिर टूल्स मेकिंग। दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक में लोग जो उपकरण बनाते थे वो किस विधि से बनाते थे, तो उसमें कुछ विधियां दी हुई है या फिर कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो चलिए उसको समझते हैं। तो पहला है दोस्तों पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब कि प्री हिस्टोरिक बिहार के जो लोग थे वो स्टोन टूल्स बनाते वक्त पत्थर को पीसते थे और पॉलिश करते थे। इसके कारण हम लोग को दिखता है कि ये जो नियोलिथिक टूल्स थे या फिर अब जो दिखेगा कि ये जो नियोलिथिक टाइमलाइन में टूल्स बनाने की ये खास विधि थी, जैसे कि कास्टिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग जैसी मेटल वर्किंग टेक्निक। जैसे आप लोग आज के टाइम पे मेटल बनाने या फिर मेटल को शार्प करने में यूज़ करते हो ना, उस तरीके की टेक्निक उस समय पे तो थी नहीं। तो होता क्या था कि उस टाइम पे हम लोग शार्प करने के लिए उसको खींचते थे। आज के टाइम पे भी अगर आप लोग देखते हो दोस्तों कि पत्थर को अगर शार्प किया जाए तो आप लोग पत्थर पे या फिर किसी ऐसी जगह पे रगड़ते थे जिसके कारण वो शार्प हो जाए। क्योंकि उस टाइम पे तो आज के टाइम पे क्या है कि आज के टाइम पे मेटल्स के आपके पास हथियार रहते हैं तो उसको हीट करके आप मोल्ड कर देते हो, तो लेकिन पहले के टाइम पे पत्थरों को घिसा जाता था। उसके बाद कास्टिंग की बात की जाए दोस्तों तो कास्टिंग में क्या है कि कास्टिंग मेटल के लिए होती है, मेनली मेटल के लिए ही जानी जाती है, जो कि प्री हिस्टोरिक जो स्टोन एज है उन लोगों में उस टाइम का कोई उपयुक्त था ही नहीं। उस टाइम पे उन लोगों का कोई यूज ही नहीं था। फॉर्जिंग की बात की जाए दोस्तों पीटने का, तो इसमें क्या होता है कि फॉर्जिंग मेटल जो होता है ये शेप देने के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग देखा जाए तो प्री हिस्टोरिक स्टोन एज में टूल मेकिंग में ये था ही नहीं। वेल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो आपको पता होगा कि मेटल जॉइनिंग के प्रोसेस में काम आता है, जो कि प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल मेकिंग के टाइमलाइन में ये हम लोग को नहीं दिखता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि प्री हिस्टोरिक जो सेटलमेंट थे बिहार में वो किस मेनली की बिहार में किस लोकेशन पे मेनली दिखते हैं हम लोग को। तो क्या है कि चलिए ऑप्शन नंबर ए है उसको पढ़ते हैं। तो बिहार का जो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है वो मेनली पहाड़ों के ऊपर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर और वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो वो हो नहीं सकता है दोस्तों कि माउंटेन्स में आप खुद देख सकते हो कि बिहार का जो रीजन है वो मेनली ज़्यादा माउंटेन प्रोन एरिया है नहीं। तो हम लोग के यहाँ माउंटेन में खेती होने का तो है नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हो कि माउंटेन की नियर बाई सेटलमेंट है। बिकॉज अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो आज के टाइम पे पॉलिटिकली डिवाइडेड है हम लोग, लेकिन अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो वी आर नियर बाई द नेपाल, क्योंकि हम लोग पहाड़ों के बहुत नज़दीक हैं, हिमालयन रीजन के नज़दीक हैं। तो यही आंसर है दोस्तों, क्योंकि प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट जो था बिहार में वो जनरली किसके नज़दीक था, तो पहाड़ों के नज़दीक था। ठीक है। रिवर्स की बात की जाए तो प्री हिस्टोरिक लोग जो थे अक्सर नदियों के किनारे बसे होते थे, क्योंकि पानी और खेती के लिए जमीन और शिकार के लिए आसानी होती थी। बिहार के सभी प्रसिद्ध साइट जैसे चिरांद हो गया, पैसरा हो गया, मांझर हो गया, ये नदी के किनारे हैं दोस्तों। उसके बाद सी नंबर की बात की जाए तो बिहार में डिजर्ट तो है ही नहीं, तो मतलब उसके कारण क्या होता है कि प्री हिस्टोरिक समाज भी डिजर्ट में नहीं बसे होते थे। डी नंबर कहता है दोस्तों फॉरेस्ट इंटीरियर, मतलब प्री हिस्टोरिक लोग जनरली गहरे जंगल में नहीं बसे हैं, क्योंकि सेटल फार्मिंग के लिए खुला और एक्सेसिबल एरिया होना जरूरी है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों विच प्री हिस्टोरिक कल्चर इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट इन बिहार। मतलब कि
कौन सा ऐसा ये प्रागैतिहासिक संस्कृति है जो कि बिहार का सबसे प्राचीन माना जाता है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मेसोलिथिक। मेसोलिथिक जो कल्चर है दोस्तों वो पेलियोलिथिक के बाद आया है, इसीलिए सबसे पुरानी तो है ही नहीं। पेलियोलिथिक की बात की जाए दोस्तों तो पेलियोलिथिक कल्चर सबसे पुरानी है। या फिर इसमें हम लोग देखें तो जब ह्यूमन स्टोन टूल्स बनाना शुरू किए थे, बिहार में भी पेलियोलिथिक टूल्स और साइट्स पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। और नियोलिथिक की बात की जाए तो नियोलिथिक जो कल्चर है पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक के बाद का युग है, तो ये तो होगा नहीं दोस्तों। चाल्कोलिथिक की बात की जाए तो चाल्कोलिथिक कॉपर का युग है, जो सबसे आखिरी या फिर बोल सकते हो कि प्री हिस्टोरिक कल्चर के बहुत बाद का हम लोग को ये टाइम दिखता है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा। तो दोस्तों आज का पहला टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, और जो हमारा दूसरा जो टॉपिक आने वाला है दोस्तों वो नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे इस टॉपिक के साथ। और दोस्तों इसके साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल जो टॉपिक्स आते हैं उसको आप कवर करो, उसको आप समझो और आपको इस तरीके से पढ़ो कि आपका रिवीजन भी हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैं आपके लिए इस तरीके से पीवाईक्यू को सेट करूंगा जिससे आपको उस हर चैप्टर के डायमेंशन को पढ़ने में आसानी होगी। तो जुड़े रहो दोस्तों हमारे इस सीरीज के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू।